जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आकर्षक मिश्रा और आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। इस एपिसोड में हम सीए के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। दोस्तों, सीएए अब एक वास्तविकता है। मोदी जी ने यह काम करके अपने विरोधियों के मुंह पर गहरा तमाचा जड़ दिया है। इस मुहिम की शुरुआत 2019 में हुई थी। अब 2024 में आकर ये सच हो चुका है। अब मैं आपको सीएए के बारे में बताता हूं। दरअसल 2014 से पहले जो भी शरणार्थी मुस्लिमों को छोड़कर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों से आए हैं, उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि उन्हें सिटीजनशिप आने वाले समय में मिल जाएगी। सरकार एक एम्पावर्ड कमिटी बना चुकी है जो कि सिटीजनशिप देना शुरू कर रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लग रहा है कि सीएए एंटी मुस्लिम है। अब ये सारे जो लोग हैं वो गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं और लोग इनसे इन्फ्लुएंस होकर बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। शायद इसमें सरकार की भी गलती है क्योंकि वो इस कानून को समझाने में सफल नहीं रही है। ये जो सीएए है इसका मुस्लिमों से 1% भी लेना देना नहीं है। अब हम भारत के रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे जो कि भारत का इनके पड़ोसियों देशों के साथ है। अब हम देखेंगे कि 12 से 20 सेंचुरी में जो ईरान है वहां जो पारसी लोग थे उन्हें बहुत ही सताया जाता था और वो तंग आकर लार्ज स्केल में भारत माइग्रेट हुए थे। उसके बाद ही 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का आना जाना हुआ। 1959 से 1960 तक चीन तिब्बत वॉर चला जिसके चलते तिब्बत के लोगों का भारत आना हुआ था। उसके बाद 1960 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश वॉर चला जिसके चलते बांग्लादेशियों का भारत आना हुआ। उसके बाद सोवियत अफगान वॉर चला जिसके चलते अफगानियों का भारत आना हुआ। 1980 से 2000 तक सिविल वॉर के चलते श्रीलंकन तमिल्स का भारत आना हुआ था। इसके बाद 2015 से लेकर 2017 तक म्यांमार के रोहिंग्या का भारत आना हुआ। अगर हम 2021 की सेंसस रिपोर्ट्स को देखें तो जो सबसे ज्यादा लोग भारत में आए हैं वो 2 देशों से हैं जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान है। भारत का जो ये सिटीजनशिप वाला इशू है ये 2 जगह डिस्कस किया गया है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और दूसरा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है कि 1950 को कौन कौन भारत का सिटीजन रहेगा और 1955 वाले जो एक्ट है सिटीजनशिप वाला उसमें यह बताया है कि कोई कैसे इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। अगर आपको आज लेना है तो आप क्या करें, आपको अब 5 साल ही भारत में बिताने होंगे। पहले जो था वो 11 साल का टेन्योर था। सीएए जो है वो 3 देशों में लागू हुआ है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। और इन 3 देशों में ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, इन कम्युनिटीज की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर इन कम्युनिटीज के लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है और जो महिलाएं हैं इन कम्युनिटीज की उन्हें भी बहुत प्रेशराइज किया जाता है। खास करके हिंदू और सिख महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा दुष्व्यवहार किया जाता है जिन्हें सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का एक आदमी है जिसका नाम है मिट्ठू मियां, ये सभी को कन्वर्ट करवाता है। ये जो मिट्ठू मियां है ये अभी सिंध में एक्टिव है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का इसके सर पे पूरा हाथ है। ये जो दरिंदा है ना, ये कई 100 हिंदू लड़कियों को उठवाता है। तकरीबन 1000 हिंदू और सिख लड़कियों को ये उठवाता है। 12, 13, 14 साल की लड़कियों को ये किडनैप करवा लेता है और उन्हें किसी दूर जगह पर ले जाकर कलमा पढ़वाता है। उन्हें प्रेशराइज करता है कि तुम कन्वर्ट हो जाओ और अगर एक बार वो लड़की कन्वर्ट हो जाती है तो उस लड़की का शादी किसी 50-55 साल के बुढ़े से करवा देता है और अब वो लड़की वापस हिंदू या फिर सिख नहीं बन सकती क्योंकि ये जो इस्लाम है इसमें इसकी सजाए मौत है। अब हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? अब भारत पाकिस्तान के अंदर जाकर थोड़ी ना उन्हें बचाकर लेके आएगा, तो हमें बस ये इंश्योर करना है कि वो किस तरह से यहाँ की सिटीजनशिप ले ले।
बस यही है सीएए का मतलब। और इससे यहाँ के मुसलमानों का 1% भी लेना देना नहीं है। जो सिटीजनशिप लेने का एक्ट है, ये बिल उसके जो डेफिनेशन है उसे चेंज करना चाहता है। मतलब ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब जो लोग भारत आए थे बिना किसी प्रॉपर आईडी प्रूफ के, या फिर जितना समय उन्हें भारत में दिया गया था वो उससे ज्यादा रुक रहे हैं, तो उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स घोषित किया जाएगा और भारत से निकाल भी दिया जाएगा। ये जो बिल है, इस एक्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह बदलती है। मतलब 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए थे और वो इन 6 कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, जो कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी हैं, तो उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं कहा जाएगा। अब जो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप है उसे समझ लेते हैं। पहले 11 साल तक आपको भारत में गुजारने होते थे सिटीजनशिप लेने के लिए, लेकिन ये जो बिल है इसे पूरी तरह से चेंज कर देता है। ये कहता है कि अगर आप इन 3 देशों से, यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हैं, और आप इन 6 कम्युनिटीज से हैं, यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी हैं, तो आपको 11 साल के बजाय सिर्फ 5 साल ही भारत में गुजारने होंगे और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब सीएए को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझते हैं कि आपने सिर्फ इन्हीं 3 देशों को क्यों चुना, बाकी देशों को तो आपने निकाल दिया। और यही बात कम्युनिटीज के लिए भी जाती है कि आपने सिर्फ इन 6 कम्युनिटीज को क्यों चुना, बाकी सारों को तो आपने बाहर निकाल दिया। ये तो सरासर आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो इसी सवालों के जवाब के लिए मैंने पार्लियामेंट्री डिस्कशन सुने और फिर हरीश साल्वे को जवाब देते हुए सुना। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का जो मुख्य उद्देश्य है वो पलायन से होने वाले नुकसान को बढ़ाना और इसमें राहत देना है। अब उसे कितना बढ़ाया जाए और कितना शिथिल किया जाए, ये तो नीतिगत मामला है। अमित शाह जी ने कहा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसमें अल्पसंख्यक जो समुदाय है उन पर अत्याचार हो रहा है और उन्हें धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। तो हमने केवल इन्हीं 3 देशों को क्यों चुना? क्योंकि ये जो 3 देश हैं, इनकी जो संवैधानिक संरचना है वो इन्हें धर्मनिरपेक्ष नहीं बताती, बल्कि एक इस्लामिक राज्य घोषित करती है। और ये जो 6 समुदाय के लोग हैं ये वहां पर अल्पसंख्यक हैं और इन्हें धार्मिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए हमने इन 3 देशों को और 6 समुदाय को चुना। दूसरे जो सबसे बड़ा विरोध आ रहा है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से है, विशेष रूप से असम से। इस विरोध के पीछे भी एक गहरा इतिहास छुपा है, आइए जानते हैं। 1920 के दशक में जब पूरे भारत में दंगे होने लगे तो सभी लोग पूर्वी बंगाल से ही पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेषकर आसाम में ही पलायन कर रहे थे। तो ये सामान्य सी बात है, अगर सब लोग पलायन कर गए थे तो उन्होंने ना वहां पर जमीन कब्जानी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, वहां पर जो स्थानीय लोग थे उनकी आबादी कम होने लगी और ये जो शरणार्थी थे उनकी बढ़ने लगी। उसके बाद 1948 में भारत पाकिस्तान और फिर उसके बाद 1971 में बांग्लादेश से सारे लोग पलायन करने लगे थे पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ। स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन के समय जो शहर संस्कृति और भाषा से जुड़ी जातीयता को लेकर लोग चिंतित थे, इसी वजह से उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को जम्मू कश्मीर के समान अलग दर्जा देना शुरू कर दिया, जैसे कि 6ठी अनुसूची। अब 1978 में ऐसा क्या हुआ कि सांसद हीरालाल पटवारी की मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां पर चुनाव दोबारा करवाना पड़ा। तो फिर बात ये बनती है कि असम में अचानक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि जो शरणार्थी थे उनकी संख्या अचानक से बढ़ गई। इसके चलते वहां पर चुनाव रद्द कर दिया गया था। छात्र नेता ये कहते हुए विरोध कर रहे थे कि इन अवैध घुसपैठियों को रोका जाना चाहिए और तो और इन अवैध घुसपैठियों को हिरासत में ले लेना चाहिए और इन्हें निर्वासित कर देना चाहिए। ये जो विरोध था इसे आसाम आंदोलन के नाम से जाना जाता है और ये 1979 से 1985 तक चला था। उस विरोध का जो परिणाम था उसे आसाम समझौता कहते हैं, जो कि 1985 में हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि आप यदि किसी भी धर्म के हो, अगर आप 24 मार्च 1971 के बाद यहां पर प्रवासित हुए हैं
तो आप अवैध अप्रवासी कहलाएंगे। आसाम समझौते के जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए सरकार ने एनआरसी की शुरुआत की, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसमें 19 लाख से ज्यादा अवैध अप्रवासी मिले थे, लेकिन जब सीएबी आ गया तो उसमें यह कहना था कि 1971 के बजाय हम 2014 से देखेंगे। तो दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत आए थे, जो इन 3 देशों से आए थे और 6 समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो लोग अवैध अप्रवासी नहीं कहलाएंगे बल्कि अब नागरिक कहलाएंगे। आप सभी लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक रोज पहुंच सकें। धन्यवाद।